जय श्री कृष्णा सभी को। कल हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस किया था, जिसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि फंडामेंटली ये शेयर अच्छा है, एक अंडर वैल्यूड है। वो इसमें जो डर है ना कि स्टॉक मार्केट में कोलैप्स हो जाती है, बैंक बंद हो सकता है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस करने से ये पता चला कि ऐसी कोई बड़ी समस्या हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में दिख नहीं रही है अभी करंट में, जो डाटा अवेलेबल है। तो जब भी मैं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले सेबी रिसर्च एनालिसिस से बात कीजिएगा। और मेरा मकसद है कि सिर्फ अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूँगा, ताकि आप अपने लेवल पे कुछ चीज़ें रिसर्च कर सको, कुछ स्टडी कर सको, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिले कि किस प्रकार से हमें किसी भी शेयर में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फंडामेंटल पूरी तरीके से समझ लिया था। तो आइए आज टेक्निकल चार्ट देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट कैसे क्या बोलता है कि शेयर में हमें किस प्रकार से देखना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो टेक्निकल चार्ट के लिए हम trading.com खोलते हैं और इसमें देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जब सर्च करेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट जब ओपन होगा तो आइए देखते हैं हम चार्ट के ओपन होने के बाद क्या दिखता है हमें। तो मैं डेली कैंडल स्टिक चार्ट का यूज करूंगा और ये वीकली चार्ट का। थोड़ा सा मैं वीकली चार्ट को एक बताना चाहता हूँ कि चार्ट क्या काम कैसे करता है, कि वास्तव में चार्ट काम करता है नहीं करता। तो आइए दिखाता हूँ। वीकली चार्ट का मतलब है यहाँ पर एक वीक में एक कैंडल, एक वीक में एक कैंडल। देखो एक पैटर्न बनता है यहाँ पर, ये जो पैटर्न बना ये वाला, ये जो पैटर्न बना ये वाला पैटर्न बना, इसको बोलते हैं, मैं बताना चाहूंगा इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं जैसे ये वाला पैटर्न बनता है, यहाँ पर एक हैंडल बना और यहाँ पर फिर क्या हुआ, ये कप बना और फिर यहाँ पर एक कप बना, एक हैंडल बना और फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। इस पैटर्न का नाम होता है, इस पैटर्न को जो नाम देते हैं वो बोलते हैं कप विद हैंडल पैटर्न, वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मतलब यहाँ पर एक हैंडल बना, फिर उसके बाद कप बड़ा बड़ा सा, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, फिर यहाँ इसने मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा करेक्शन किया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया। तो इस प्रकार के चार्ट में जो टारगेट होता है वो हमारा इसकी डेप्थ होती है, और डेप्थ हमने यहाँ से ली और इसको उठा के हमने इसकी इसे बोलते हैं ऊपर रख दिया, इसे बोलते हैं नेक लाइन। ये जो ऊपर की लाइन है ना 180 डिग्री की, ये होता है नेक लाइन। तो ये इसका टारगेट होता है, टेक्निकल टारगेट होता है। तो मैं ड्राइंग मिटा देता हूँ। ये बेसिकली ये चीजें बतानी थी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर जो पैटर्न बना ये सेम सा बना, पर ये सेम नहीं बना। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ। ये क्या हुआ, यहाँ पर ये टच नहीं किया, तो ये पैटर्न बन गया आपका कप विद हैंडल पैटर्न। कप में क्या होता है, सीधा ऐसे बनता है और ये बना, ये कप बना बड़ा सा, और फिर यहाँ एक हेड मतलब हैंड बना और फिर हैंड बना, फिर सीधा ब्रेकआउट हो गया। इसको बोलते हैं कप विद हेडर पैटर्न। मतलब यहाँ पर जो होता है ना रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में लेफ्ट साइड पे भी एक हैंड बनता है, जबकि कप विद हैंडल पैटर्न में, कप विद हैंडल में क्या बनता है, लेफ्ट हैंड पे वो नहीं बनता, मतलब हैंड ही बनता। तो यहाँ पर हमने ये नेक लाइन ड्रॉ की, नेक लाइन जैसी ड्रॉ की, तो अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वीकली चार्ट पे हमारा टारगेट क्या होना चाहिए मैं बताना चाहूँगा। वीकली चार्ट पे क्या होना चाहिए हमारा टारगेट, हम इसकी डेप्थ मेजर करेंगे कि कप की डेप्थ कितनी थी, और ये थी आपका कप, फिर इसे ड्रैग करेंगे ऊपर और इसकी नेक लाइन पे रख देंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर रखा तो इसका टारगेट ये होना चाहिए था 68। क्या ये टारगेट आया ना, क्योंकि 68 टारगेट आया, वीकली का एक टारगेट अचीव हो गया कप विद हैंडल पैटर्न का 68। देखो रीजन टेक्निकल चार्ट भी तब ज्यादा सपोर्ट करता है जब फाइनेंशियल हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। तो अभी हमने कल की वीडियो में देखा था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल मतलब हाईएस्ट लेवल पे है, इसलिए टारगेट जल्दी अचीव हो गए, इसलिए जो पैटर्न बन रहा होगा वो जल्दी टारगेट अचीव कराएगा। अब अब ये तो टारगेट अचीव हो गया, क्या फ्यूचर में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही?
देखो फ्यूचर में एक अपॉर्चुनिटी हमें बनती दिख रही है यहाँ पर। यदि हम इसको ये कप विद हैंडल पैटर्न दिख रहा है हमको, और यदि देखा जाए तो ये तो, एक मिनट में जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। यदि हम इसे कप ही मान लेते हैं, कप विद हैंडल पैटर्न, तो एक टारगेट हमें दिख रहा है यहाँ पर। दो बार सपोर्ट, एक बार ले चुका है सपोर्ट, मतलब एक बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। यहाँ पर एक बार हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन करे और फिर थोड़ा सा ऐसे जाए, फिर यहाँ पर करेक्शन, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस मिले, फिर हो सकता है नीचे आए, फिर ब्रेकआउट दे दे। तो इस वाली कंडीशन में यदि ये चीजें होती है, फाइनेंशियल अलाउ कर रहा है, यदि सब चीज ओवरऑल ठीक चल रहा होता है, तो ये टारगेट कितना आना चाहिए हमारा, ये टारगेट वीकली टारगेट आना चाहिए हमारा 139 का, 139 का। पर इस प्रकार के टारगेट देखो, ये भी सबसे बड़ी बात है कप विद हैंडल पैटर्न में जो टारगेट होना चाहिए लाइफ टाइम हाई से नीचे होना चाहिए। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लाइफ टाइम हाई 212 है, और फाइनेंशियल बिल्कुल अलाउ करता है कि ये एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, बैंक रिवाइवल के पूरे मूड में है, इकोनॉमी भी अलाउ करती है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वीकली चार्ट पे यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो एक वैल्यू इन्वेस्टर की डेफिनेशन में आते हो। वैल्यू इन्वेस्टर क्या करता है, वो अपना पैसा एसआईपी के रूप में लगाता है धीरे धीरे करके हर महीने के हिसाब से, और जहां उसको नीचे डाटा मिलता है, मतलब जब उसको नीचे प्राइस पे शेयर मिलता है तो थोड़ी थोड़ी वो ऐड करता रहता है क्वांटिटी। और वो कम से कम उसका अप्रोच होल्डिंग का पीरियड जो होता है उसका कम से कम 5 से 10 साल के लिए होता है, 5 से 10 साल के लिए। कि कोई भी ऐसा शेयर है ही नहीं जो एकदम से इतना बड़ा रिटर्न दे जाए। कभी भी जो वेल्थ बनती है, बड़े लेवल पे जो वेल्थ बनती है, उसमें टाइम लगता है, और टाइम 1-2 साल का नहीं होता, टाइम लगता है 5 से 10 साल के बीच में। यदि 5 से 10 साल के बीच में आपका ये टारगेट आता है तो ये कितना परसेंट होता है, 305%। तो इट इज नॉट ए बैड डील। 305% यदि आपको 10 साल भी लगती है तो क्या क्या बुराई है क्या। दूसरी सबसे बड़ी बात है, बैंक जबरदस्त है, फाइनेंशियल हमने पूरी तरीके से एनालिसिस किया, सब चीजें ओके थी। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसको लेना है खरीदना है, ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि सबका टेम्परेमेंट अलग होता है कि। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, पैसा वो लगाना है जो उधारी में ना हो, 1 रुपया भी उधारी पे मार्केट में नहीं लगाना, क्योंकि मार्केट कुछ नहीं पता कि आपने ये 36 पे लिया, ये हो सकता है 30 पे आ जाए। बिल्कुल 100% गारंटी है, इसमें कुछ भी हो सकता है मार्केट में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की टेंशन है, कुछ हल्का सा इवेंट हुआ तो प्राइस करेक्शन होगा 100%। तो आपको वेट करना है, अपनी स्थिति के अनुसार चीजें लेनी है, और चीजों को बेहतरीन तरीके से चीजों को समझना है। मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है, न कि कोई रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन देने के लिए सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस होते हैं जो एक एक्सट्रीम लेवल पे काम करते हैं, और उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। मेरा तो सिर्फ 6 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, और वो मार्केट में 24 घंटे जीते हैं मार्केट में। तो सबसे बड़ी बात है, वीकली चार्ट पे हमने सिर्फ ये देखा। अब आते हैं डे पे। डे पे क्या होता है, डे पे चीजें क्या देखने को मिलेगी हमने। हम रिमूव कर देते हैं साइड ड्रॉइंग्स को। अब डे पे क्या होता है, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक कंडीशन है, आपको ग्रीन कैंडल की मूवमेंट देखनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा से सुनो। ग्रीन कैंडल की यदि कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल है, मतलब लगातार एक या एक से ज्यादा ग्रीन कैंडल है, जिनकी प्राइस की मूवमेंट, जिनकी बॉटम से टॉप पर जो प्राइस की मूवमेंट है वो 25% से ऊपर है, वो 25% से ऊपर है, तो वहां पर हम बॉटम पे लेते हैं और टॉप पर बेच देते हैं। एक ये टेक्निक होती है बड़े लेवल पे। इसकी कोई मतलब चीजों को, ये अच्छी कंपनी पे एप्लीकेबल है, बेकार कंपनी पे नहीं है। जहाँ फंडामेंटली सारी चीजें अच्छी अवेलेबल है, अपने हाईएस्ट लेवल पे है, तो वहाँ टारगेट अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं। अब आप देखिएगा कि क्या हम चीजें चेक करेंगे। तो हमें कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल देखनी है। तो कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल ये मिली एक, तो ये कितना परसेंट है, ये 16% है। हमें क्या कंडीशन है, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल हो लेकिन मूवमेंट कितनी हो, 25% की, 25% की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिला है हमें एक मिला यहाँ पर, ये एक तो मार्क कर लिया हमने, एक तो ये वाला मिला, तो यहाँ पर हमने मार्क किया। एक तो ये हमें यहाँ पर चीजें मिली। दूसरी चीज है, दूसरी चीज एक और चीज मिली है हमें, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल है, ये कितनी है, 2।
52%, ये है 37%, ये है 52%। तो हमारी कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल हो, कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल और उनकी मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, 25%, कम से कम 25%। यदि 25% की मूवमेंट है तो वहां चीजें नोट करनी जरूरी हो जाती है, वहां चीजें नोट करनी जरूरी हो जाती है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि 25% किसी भी शेयर में मूवमेंट कराना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है, कोई रिटेलर के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ऑपरेटर लोग उस शेयर को लेके जाना चाहते हो, जब ऑपरेटर लोग इस शेयर को लेके जाना चाहते हो। तो जब 25% या ऐसी 25% से ऊपर मूवमेंट मिले तो उनकी जो टॉप लाइन है, टॉप पॉइंट पे और मतलब बॉटम पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, और वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं, वहां पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो ट्रेड कैसे लेना है, सबसे बड़ी बात है कि यदि यहाँ पर बोट ट्रेड लेने का तरीका क्या है, देखो इसमें क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कभी भी एक शेयर में 5% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी चीज है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि इसे बोलते हैं 25% मूवमेंट ग्रीन कैंडल, 25% मूवमेंट ग्रीन कैंडल मेथड। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसके बॉटम पे खरीदते हैं। देखो एक ट्रेड तो इसमें ऑलरेडी बन चुका है, यहाँ पर एक ट्रेड बना था, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है, यहाँ पर लेना है और यहाँ पर हमें एग्जिट करना है, ठीक है। अब ये टारगेट एक ट्रेड हम ले चुके हैं, तो इस वाले टेक्निक में जब हम 25% मूवमेंट की कैंडल की बात करते हैं, यदि हमने ऑलरेडी 5% पैसा लगा चुके हैं तो हमें दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है 76 के लिए। तो मैंने यही तो बताना चाहा कि टारगेट कभी कभार 5 महीने में आते हैं, कभी कभार 1 साल में आते हैं, हो सकता है कभी कभार 3 साल में आए। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक टारगेट आया नहीं है। दूसरा टारगेट देखो, दूसरा टारगेट है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड यहाँ पर बनता है, दूसरा ट्रेड यहाँ पर बनता है। एक ट्रेड हम ले चुके हैं, एक ट्रेड यहाँ पर ले चुके हैं। यदि हमने यहाँ पर 5% से कम पैसा लगाया है तो यहाँ पर दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, पर दोनों का ट्रेड का जो टोटल होना चाहिए वो किसी भी कंडीशन में 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, किसी भी कंडीशन में 5% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, किसी भी कंडीशन में बोला तो किसी भी कंडीशन में। यदि हमने अब तक ट्रेड नहीं लिया तो यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, और उसका टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमें सेल कर देना है, यहाँ पर हमें सेल कर देना। तो सबसे बड़ी चीज है इस वाले ट्रेड में हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट बनेगा, यहाँ से लेते हैं तो यदि हमारा ये बनेगा ऑलमोस्ट 51%, तो 36.74 से नीचे नीचे ले सकते हैं और 55 के आसपास हम निकाल सकते हैं। एक तो ये वाला मेथड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, और ये तब तक वैलिड होता है जब तक टारगेट आ ना जाए। यदि सपोज करो ये 36 पे आया और ये टारगेट अचीव हो गया तो ये वाला रूल खत्म हो गया, ये वाले जो मेथड हो गए खत्म हो गए, इस पे एप्लीकेबल नहीं है अभी। कल को दोबारा आएगा तो दोबारा नहीं ले सकते हम। एक बार इस वाले कॉन्सेप्ट का यदि टारगेट अचीव हो जाता है तो ये इनवैलिड हो जाता है। अभी ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि इनके टारगेट बचे हुए हैं। तो जैसे इनका टारगेट आ जाएगा, जैसे इसका टारगेट आ गया तो ये इनवैलिड हो गया, फिर इसका टारगेट आ जाएगा तो ये भी इनवैलिड हो गया। तो यहाँ तक हमें अब तक हमने देखा वीकली पे एक अपॉर्चुनिटी है कि वैल्यू इन्वेस्टर के लिए यदि 5 से 10 साल का अप्रोच रखते हैं होल्डिंग करने के लिए, एक ये टारगेट कम से कम इसका एवरेज होल्डिंग पीरियड जो होता है 2 साल होता है। इसमें इसका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड होता है 2 साल होता है। इस वाली कंडीशन में यदि टारगेट आता है तो एवरेज जो होल्डिंग पीरियड होता है कम से कम 2 साल होता है। तो मैं मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट होता है कोई 2-3 महीने का खेल नहीं है, ये 2 से 3 साल के बीच में होता है। तभी मैंने ये बोला है कि अपना पैसा वो होना चाहिए जो एक तो उधारी पे ना हो, और दूसरा सबसे बड़ी बात है 2 to 3 ईयर्स लिख दिया मैंने। तो एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या होता है, 2 से 3 साल के बीच में होता है। इस प्रकार के टारगेट आने में, इस प्रकार के टारगेट आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। एक तो ये वाला मेथड हो गया। एक और चीज मैं एक अलग लेवल पे डेस्क्रिप्टिव तरीके से बताना चाहता हूँ कुछ चीजों को।